वॉर हुए तो नतीजे खतरनाक होंगे। जैविक हथियारों पर रूस पर भड़का है यूएस और केमिकल वॉर पर बाइडेन की चेतावनी है। सीधे सीधे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को रूस को पछताना पड़ेगा। यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन की कड़ी चेतावनी है, केमिकल वॉर हुई तो नतीजे खतरनाक होंगे, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा रूस को। जैविक हथियारों पर भड़क गया है रूस भड़का है यूएस पर और केमिकल वॉर पर बाइडेन ने चेतावनी में कहा है कि अगर ऐसा कुछ भी करने के बारे में रूस सोचता है तो उसे पछताना पड़ेगा। नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन युद्ध में अब जहर की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने रूस पर केमिकल वॉर की तैयारी का आरोप लगाया है। अगर ऐसा हुआ तो रूस यूक्रेन के बीच का मिसाइल युद्ध अब केमिकल युद्ध में बदल जाएगा। एक ऐसी जंग में जिसमें 5 मिनट में 5 लाख लोगों की जान जा सकती है। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन में वैक्यूम बम के इस्तेमाल की बात मान ली है। तो क्या यूक्रेन में वैक्यूम बम के बाद अब जैविक बम की बारी है? महायुद्ध में जहर की एंट्री कितनी जानलेवा होगी, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। रूस की बमबारी यूक्रेन पर भारी। पुतिन का अटैकिंग प्लान डिकोड। यूक्रेन जंग से पहले वैक्यूम बम फोड़ा। अब केमिकल वॉर के लिए रूस तैयार। यूक्रेन युद्ध के 16वें दिन अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका का कहना है कि रूस कीव पर कब्जे के लिए अब केमिकल वॉर की तैयारी में है। वहीं ब्रिटेन का दावा है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह मान लिया है कि उसने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। पहले वैक्यूम बम का इस्तेमाल और अब केमिकल बम से जंग की तैयारी। रूस का हमला यूक्रेन के लोगों पर बहुत ही भारी रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही बम रूस के जखीरे में मौजूद सबसे घातक बम है। अमेरिका ने रूस पर बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाया है। आरोप ये कि रूस यूक्रेन के शहरों पर केमिकल अटैक की प्लानिंग कर रहा है। A government that has used banned chemical weapons on its own people in the past. They've done so on Russian territory. They've done so on British soil. They have supported the brutal Assad regime, which itself has used banned chemical weapons on its people. So we know what this government will resort to, can resort to, has resorted to in the past. But the other element that gives us a good deal of concern is what we know about the Kremlin's tactics, especially its disinformation tactics. अमेरिका के इस आरोप से पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है
क्योंकि अगर यह दावा सही साबित हुआ तो यूक्रेन के लोगों की जान खतरे में है। यूक्रेन की हवा में बारूद का धुआं खुला ही हुआ है, अब जहरीली गैस भी मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग की आग में घी झोंकने वाला काम करेगा और तब युद्ध की तस्वीर बहुत ही बदल जाएगी। यूक्रेन की जमीन रूस के बमों का डंपिंग ग्राउंड पहले से बना हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए, ये यूक्रेन की धरती पर आज धमके पुतिन के वो बम हैं जिन्हें रूस अभी तक फोड़ नहीं पाया है। यूक्रेन का बम डिफ्यूजल दस्ता अब इन बमों को डिफ्यूज करने में लगा है। रूस के ऐसे ही बमों ने यूक्रेन में आग लगा रखी है। रूस यूक्रेन में हर तरफ से वार कर रहा है, मिसाइलें बरस रही हैं, बम के गोले यूक्रेन में आग उगल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो यूक्रेन के डोनेस्क का है, जहां रूस के हमले के बाद एक पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। डोनेस्क में रूस के हमलों ने भयंकर तबाही मचाई है। हर तरफ बर्बादी और तबाही ही नजर आ रही है। रूस की सेना ने युद्ध के 16वें दिन मारियुपोल में भी भीषण गोलाबारी की है। रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी की है। मिसाइल हमलों से शहर के मकान मलबे और खंडर में तब्दील दिख रहे हैं। युद्ध के 16वें दिन भी रूस की सेना ने यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया। कीव, इरपिन, खार्किव, मारियुपोल, चर्निव, निप्रो, ओदेसा, डोनेस्क, लुहांस्क और सुमाय में रूस के हमले लगातार जारी हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना भी रूस को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। रूसी टैंक तबाह कर रही है। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन के जरिए रूसी टैंकों पर हमला कर दिया, जिसमें रूसी टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यूक्रेन के हाथों अपने हथियारों की ऐसी बर्बादी देखकर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। खबर है कि पुतिन ने अपने 8 जनरलों की छुट्टी कर दी है। दुनिया के सामने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे ये जंग रूस और अमेरिका के बीच छिड़ी हुई है। पहले रूस ने अमेरिका के खिलाफ एक बयान जारी करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। रूस का दावा है कि यूक्रेन की जमीन पर अमेरिका अपने जैविक हथियार विकसित कर रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन में 30 से ज्यादा खुफिया लैब तैयार किए गए हैं, जहां केमिकल हथियार तैयार किए जा रहे हैं और उन लैब के लिए पैसा अमेरिका दे रहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа. И отец 2 детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ. यूक्रेन के जवाब के बाद रूस के इन इल्जामों के जवाब में जब अमेरिका ने अपना मुंह खोला तो उसने रूस को ही सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियारों को इस्तेमाल करने का बहाना ढूंढ रहा है। अगर केमिकल वेपन का इस्तेमाल शुरू हो गया तो यूक्रेन के हालात पर दुनिया को अफसोस मनाने का भी वक्त नहीं मिलेगा।
अमेरिका का दावा है कि रूस में सोवियत संघ के वक्त के रासायनिक हथियार अभी भी मौजूद हैं। इसमें करीब 40,000 मीट्रिक टन रासायनिक नर्व, ब्लिस्टर और चोकिंग एजेंट शामिल है। इसकी जानकारी खुद रूस ने दी हुई है। रूस के पास सरीन गैस है। जहर के मामले में सरीन गैस साइनाइड के मुकाबले 20 से 25% ज्यादा जहरीली है। रूस के जेनिक जखीरे में VX गैस भी है, जिसे वेनम एजेंट ऑफ X भी कहा जाता है। VX गैस साइनाइड से 2 गुना ज्यादा जहरीली है। रूस ने नोविचोक का भी जहरीला जखीरा जमा कर रखा है। नोविचोक गैस साइनाइड से 5 से 8 गुना ज्यादा जानलेवा है। ये खतरनाक गैसें हमारे दिमाग में नर्व सेल तक संदेश पहुंचाने वाले एंजाइम को निष्क्रिय कर देते हैं। इसकी चपेट में आने पर इंसानों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ऐसे में अगर रूस ने यूक्रेन जंग में जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर दिया तो जो यूक्रेन अभी बमबारी का अड्डा बना हुआ है वो मरघट में बदल सकता है। क्योंकि सरीन जैसी गैस की मौजूदगी में एक बार सांस लेने के बाद ये जहरीली गैस नर्वस और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों पर अटैक करती है। इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा तेज दर्द और दौरे भी पड़ते हैं। घुटन इतनी ज्यादा होती है कि दम घुटने से मौत हो जाती है। सीरिया युद्ध में इन गैसों की चपेट में आए लोगों का दर्द मिसाल बनकर पूरे यूक्रेन को डरा रहा है। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन ने भी रूस की इस जहरीले युद्ध की तैयारी पर अपनी मोहर लगाई है। ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने तो इस बारे में भी पर्दा उठाया है कि रूस ने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। ब्रिटेन ने दावा किया कि खार्किव के एयरबेस पर रूस ने जिस बम से हमला किया था वो थर्मोबैरिक बम था। थर्मोबैरिक बम को ही वैक्यूम बम भी कहते हैं। वैक्यूम बम यानी वो बम जिसके इस्तेमाल से लोगों का दम घुट जाता है। रूस का ये महाविनाशक हथियार जैसे ही खार्किव के एयरबेस से टकराया, वहां आग का एक बड़ा गोला तेजी से आसमान की तरफ उठा। आग का ये गोला कुछ वैसा ही दिखाई दिया जैसा परमाणु बम के हमले के बाद दिखता है। बताया गया कि इस बम के हमले ने एयरबेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बम का इस्तेमाल कर दिया। एक ऐसा बम जो लोगों की सांसें रोक देता है, जिसके इस्तेमाल के बाद लोग घुट घुट कर मारने लगते हैं। ब्रिटेन के रक्षा विभाग का कहना है कि रूस ने वैक्यूम बम को टॉस 1A वेपन सिस्टम से दागा है। रूस के टॉस 1A वेपन सिस्टम यूक्रेन सीमा के करीब कई बार दिखा है। ब्रिटेन का दावा है कि रूस ने इसी वेपन सिस्टम के जरिए यूक्रेन में वैक्यूम बम से हमला किया है। थर्मोबैरिक या वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। इस बम का जहां इस्तेमाल किया जाता है उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख के ढेर में बदल जाता है। पेड़, पौधे, इमारतें, इंसान सभी का नामो निशान मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते। वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घूंट देता है। इसलिए इसे रूस का महाविनाशक हथियार कहा जाता है। वैक्यूम बम की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके विस्फोट से 300 मीटर दायरे में किसी का बचना मुश्किल है। इसे परमाणु बम के बराबर का दमखम वाला बम भी कह सकते हैं। इस बम में बारूद का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बम उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं। वैक्यूम बम वातावरण से ऑक्सीजन सोख लेते हैं। इसमें से अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकलती हैं। इस बम से 300 मीटर के दायरे में भयानक नुकसान पहुंचता है। ये 44 टन TNT की ताकत वाला धमाका कर सकता है। इसका वजन 7100 किलोग्राम होता है। रूस और अमेरिका दोनों ही देशों के पास वैक्यूम बम मौजूद है। अमेरिका ने 2003 में अफगानिस्तान में वैक्यूम बम से हमला किया था, जबकि रूस ने इसे 2016 में सीरिया में इस्तेमाल किया था और अब यूक्रेन में इसके इस्तेमाल का दावा किया गया है। दावा तो ये भी किया गया है कि कीव की तरफ बढ़ रहा रूस की सेना का 64 किलोमीटर काफिला अब तितर बितर हो चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों में पहले कीव के करीब रूस की सेना का लंबा काफिला दिखा था,
लेकिन अब वो काफिला छोटा हो गया है, क्योंकि अब वो कीव के आसपास के शहरों में दाखिल हो चुके हैं। वहीं कुछ दस्तों ने कीव के पास के जंगलों में ठिकाने बना लिए हैं, ताकि कीव पर पूरी ताकत से हमला किया जा सके। यानी एक तरफ रूस की सेना कीव को घेरे हुए है, यूक्रेन पर लगातार मिसाइलें दाग रही है, वहीं अब केमिकल वॉर के लिए भी तैयार है। अगर रूस ने यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर दिया तो जहां अभी बर्बादी के मलबे बिखरे हैं, वहां मौत की चीख पुकार मच जाएगी। रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है तो पड़ोसी पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। इस वक्त पूरा विपक्ष इमरान के खिलाफ सड़क पर उतर आया है। इमरान खान को तो सत्ता तक पहुंचाने वाली सेना ने भी इमरान का साथ छोड़ दिया है। मतलब पाकिस्तान में इमरान का गेम ओवर होने वाला है। पाकिस्तान में चक्का जाम है। इमरान खान की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आवाम सड़क पर है। मैं इन हालात का मुकाबला करने के लिए ऐलान जंग कर रहा हूं। मुल्क की संसद में सांसदों के साथ पुलिस मारपीट कर रही है। सांसद अपने अधिकार के लिए चीख रहे हैं। आपने हमारे घर में कैसे घुसा जाओ? वारंट आपके लोगों के पास वारंट है? वारंट है? आप लोगों के पास वारंट है? लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। पूरे पाकिस्तान में न्यूज चैनलों पर इमरान खान के तख्ता पलट की चर्चा चल रही है। गंद पड़ा हुआ है सियासत के अंदर। अगर आप स्टेटमेंट सुन लें सियासतदानों की, पूरा विपक्ष इमरान खान सरकार के लिए एकजुट होकर लड़ रहा है। जो पाकिस्तान को जानते हैं, यहाँ की गंद वाली सियासत को पहचानते हैं, उन्हें पता है कि पाकिस्तान में एक पत्ता भी सेना की इजाजत के बिना नहीं हिलता। लेकिन अब की बार सेना ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ये वही सेना है जिनके दम पर इमरान खान नियाजी सत्ता पर काबिज हुए थे, कठपुतली वजीर आजम के तौर पर। कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है और ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि इसके अंदर अननेसेसरी ना स्पेकुलेट किया जाए। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा है। इमरान खान की सत्ता की चूलें हिल रही हैं। कभी भी भरभरा कर गिर जाएं तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। तख्ता पलट का शो राजधानी इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, कराची और पेशावर तक गूंज रहा है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आवाम में आक्रोश का आलम है कि पाकिस्तानी सेना उनके आगे सरेंडर करने के लिए मजबूर है। पाकिस्तानी संसद सत्ताधारी इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ की बंधक बन गई है। पुलिस इमरान खान की मुखालफत करने वाली सियासी दलों के सांसदों को गिरफ्तार कर रही है। पार्लियामेंट लॉन्चेस में प्राइवेट फोर्स कैसे आई? जिसने नालायकी दिखाई उसको पकड़ा जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की समा से गुफ्तगू। बाबर अवान ने कहा आईन में प्राइवेट लश्कर बनाने की इजाजत नहीं। ये ऐसा ही हमला है जो नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर किया था। ताकत के जोर पर वोट हासिल नहीं किया जा सकता। शहबाज गिल बोले ये सिक्योरिटी लैप्स है। आईजी इस्लामाबाद इसके जिम्मेदार हैं। गृह मंत्री शेख राशिद के ऑर्डर पर विपक्षी सांसदों को अगवा करने की कोशिश हो रही है।
चारों चीफ सेक्रेटरियों और आईजीज को मैंने हदायत की है कि जो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करे, कानून उसको हाथ में ले ले। ये लॉ एंड ऑर्डर और घेराव की बात कर रहे हैं हजूर, ये मुंह और मैसूर की दाल, जो भी तशद्दुद करेगा उसको कुचल दिया जाएगा। चुनी हुई सरकार रहबरी करने का दावा करने वाले इमरान खान अपनी सत्ता बचाने के लिए सारे कायदे कानून की बलि चढ़ा चुके हैं। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करे। ऊपर वाले के ऊपर एतमाद है। इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दी। मैं सोच रहा था कि अल्लाह ये किसी तरह ना इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए। मैं एतमाद की तारीख जब इंशाल्लाह ये जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। इनको उधर पहुंचाना है जिधर इनको बहुत देर से पहुंचना चाहिए था, पाकिस्तान के जेलों के अंदर। अब हम बर्दाश्त नहीं, हम बच्चे नहीं रहे। जो मैं आपके साथ करूंगा तो भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। जो कहानियां जो हमें पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, मुख्तलिफ इदारे, खातूने अव्वल के करप्शन के बारे में सुनाई देते हैं, उस पे आप क्या कहते हैं? हमें तो बताया जाता है कि पंजाब का कोई पोस्टिंग नहीं हो सकता जब तक आप खातूने अव्वल को पैसा नहीं पकड़वाते। अविश्वास प्रस्ताव से इमरान खान इतने हिल गए हैं कि उन्हें शायद खुद लगने लगा है कि बार बार अब की बार नहीं होगा। सत्ता से विदाई तय। जमीयत के नेता मौलाना फजलुल रहमान खुलेआम इमरान खान को चैलेंज कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब इमरान खान के खिलाफ पूरे मुल्क में हल्ला बोल है, लेकिन अब तक इमरान खान बचते रहे क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री के जनरल इमरान खान का साथ देते रहे। लेकिन इस बार सेना इमरान खान का हाथ झटक चुकी है और विपक्ष की एक नहीं 3 बड़ी पार्टियां संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई हैं। यही कारण है कि सत्ता जाने से घबराए इमरान खान पुलिस का सहारा ले रहे हैं। उनके खिलाफ जो भी खड़े दिख रहे हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं। इमरान खान अब की बार चौतरफा घिरे हैं। महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, देश पर बढ़ता कर्ज, सेना के साथ टकराव, टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से प्रतिबंध हटाकर चरमपंथियों के सामने सरेंडर करना। इमरान खान की नाकामियों की लिस्ट लंबी है, लेकिन इमरान खान के सामने ये मुसीबत क्यों आई? अगले साल चुनाव से पहले इमरान खान को अभी ही अपनी विदाई क्यों तय दिख रही है? इसका जवाब बहुत सीधा है। इमरान खान बतौर पीएम किसी भी मोर्चे पर कामयाब नहीं रहे। जिस सेना ने उन्हें सत्ता दिलाई उसके साथ भी इमरान के रिश्ते दरक चुके हैं। सितंबर 2022 में जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट के बाद इमरान खान आईएसआई चीफ फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं ताकि सेना उनके साथ रहे, लेकिन ये बहुत मुश्किल लग रहा है और ये तय है कि सेना का साथ छूटा और इमरान खान से सिंहासन रूठा। दूसरी ओर पाकिस्तान की आवाम इमरान खान से ऊब चुकी है क्योंकि 4 सालों में पाकिस्तान खस्ता हाल से कंगाल हो चुका है। हर पाकिस्तानी नागरिक कर्ज के बोझ से दबा है। पाकिस्तान की संसद में पेश रिपोर्ट के मुताबिक हर पाकिस्तानी पर 1,75,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। पिछले 2 साल में हर पाकिस्तानी पर 54,000 रुपए यानी 46% कर्ज बढ़ गया है। ऐसे नाजुक वक्त में इमरान खान अब विपक्षियों के बीच घिर गए हैं। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव जमा कराया है। इसके साथ साथ उन्होंने असेंबली का सत्र बुलाने की भी मांग की है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का फैसला विपक्षी पार्टियों के साझा सम्मेलन में लिया गया था। विपक्षी नेताओं का दावा है कि नेशनल असेंबली के 172 से ज्यादा सदस्यों का समर्थन उन्हें हासिल है। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, जेयूआईएफ के अध्यक्ष मौलाना फजलुल रहमान सभी इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तानी आवाम से सड़क पर उतरने की अपील कर रहे हैं।
पाकिस्तान की असेंबली में कुल 342 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 172 सीटों की जरूरत होती है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास अभी 155 सीटें हैं। सहयोगी दलों को मिलाकर इमरान गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। पाकिस्तान का कानून कहता है कि विपक्षी पार्टियों के कहने पर स्पीकर को संसद का सत्र बुलाना ही होगा, यानी इमरान खान को किसी भी कीमत पर संसद में विपक्षी ताकत का सामना करना होगा। और ऐसे में इमरान के सहयोगी दलों को लेकर विपक्ष का दावा अगर सही निकला तो इमरान खान की कुर्सी को कोई नहीं बचा सकता है।